नमस्कार दोस्तों, ये मिडल ईस्ट का वॉर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, वो हमारे घर तक पहुंच चुका है। और जगह का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत जल्द देखने को मिला है। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है मोरबी, जो इंडिया का सैरमिक कैपिटल बोला जाता है। ये शहर कभी सोती नहीं है। 24 घंटा काम और 24 घंटा प्रोडक्शन। लेकिन आज 400 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं और 4 लाख से भी ज्यादा वर्कर अपने घर लौट चुके हैं। सिरामिक टाइल्स कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी बंद हो गई है फिलहाल 10-12 दिनों से। इसके वजह से और ये वर्कर यूपी, बिहार और एमपी के रहने वाले। यहीं हम दूसरी तरफ हरियाणा को देखें तो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे बड़ा बासमती राइस एक्सपोर्ट हब है और यहाँ से चावल गल्फ कंट्री तक जाती है और यहाँ के भी वर्कर को घर लौटना पड़ रहा है। एक तरफ मोरबी, दूसरी तरफ करनाल और तीसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में रेस्टोरेंट और होटल से खर्चे बढ़ते हैं। 3 अलग इंडस्ट्री, 3 अलग स्टेट, लेकिन प्रॉब्लम एक, मिडल ईस्ट का जंग। 11 मार्च को अपने भारत में असर दिखना शुरू हो गया था। अब ये असर अपने एलपीजी सिलेंडर पे दिखा। लोग बुकिंग करते और डिलीवरी में बहुत डिले होती। इसके कारण लोग एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लगाते और इसको देख करके पीएम मोदी ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। There is no need to panic or pay attention to rumors. लेकिन 2 हफ्ते तक ये वॉर नहीं रुकी और सरकार ने अपना रुख बदल लिया और फिर उन लोगों को समझाने की कोशिश की। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरे लेकिन ये सुनने के बाद हमें साफ पता चलता है कि ये स्टेटमेंट नहीं, सिग्नल है। और आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की कमजोरी क्या है और जितना हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, मात्र 11% अपना देश प्रोड्यूस कर पाती है। प्रोड्यूस करने वाले स्टेट मुंबई, गुजरात, राजस्थान और असम, ये बहुत छोटा सा हिस्सा प्रोड्यूस कर पाते हैं और बाकी का 88% क्रूड ऑयल, 60% एलपीजी और 45% नेचुरल गैस, और ये इंपोर्ट करते हैं और इसका बहुत बड़ा भाग गल्फ कंट्री से आता है। ये सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नेचुरल गैस मात्र 45%, तो हाँ, अपना इंडिया 55% नेचुरल गैस खुद ही बना लेती है और इस नेचुरल गैस से वो सीएनजी, जिससे हमारा ऑटो और सिटी बसेस चलती है, और यूरिया जो फर्टिलाइजर के तौर पे किसानों के काम आता है। और यही हम एलपीजी की बात करें तो 32 करोड़ रजिस्टर्ड एलपीजी है और इससे लोग अपना खाना बनाते हैं और ये हमारे देश की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। हमें आगे बढ़ने से पहले क्रूड ऑयल को समझना होगा। क्रूड ऑयल अर्थ के अंदर लाखों साल में बनता है, डेड ऑर्गेनिज्म, प्रेशर और हीट के कारण, और फिर इसे ड्रिलिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है। और एक बैरल ऑयल का मतलब 160 लीटर। यही हम एक बैरल एग्जांपल लेके समझे तो 44% पेट्रोल, 34% डीजल, 6% एटीएफ और 5% एलपीजी, 11% हेवी ऑयल, इस तरीके से हमारे यूज में आता है। लेकिन मिडल ईस्ट के वार के कारण ये सप्लाई रोक दी गई है और हमें इसे समझने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस को समझना होगा। अगर आप इसे चेक पॉइंट बोले तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से डिपेंड करता है। दुनिया का 27% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से निकलती है और हमारे भारत के लिए 88% क्रूड ऑयल यहीं से गुजरती है। स्टेट ऑफ हॉर्मस सिर्फ 40 किलोमीटर वाइड है, लेकिन लगभग रोज 2 करोड़ बैरल यहीं से गुजरती है और इसे बंद करने के बाद पूरी दुनिया की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है? तो हाँ, 2 अल्टरनेटिव है। सऊदी के ईस्ट साइड से वेस्ट साइड तक एक पाइपलाइन है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पाइपलाइन सिर्फ 25 लाख बैरल ही वहां तक पहुंचा सकती है। कहाँ 25 लाख और कहाँ 2 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर गैप है। मान लो कि किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया ने इस तेल को इधर से उधर शिफ्ट कर भी दिया और रेड सी के थ्रू लाने की कोशिश करे, तो साउथ में यमन जो यहूदी मिलिटेंट ग्रुप है, ये ऑलरेडी पहले ही दिखा चुके हैं और इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर कोई शिप इधर से गुजरती है हम इस पे अटैक करने से नहीं हिचकेंगे। तो ये भी रोड क्लोज, नो ऑप्शन। तो दूसरी अल्टरनेटिव की बात करें तो ये यूएई के पास है। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ये एक दिन में मात्र 10 से 15 लाख ही बैरल पास कर सकती है। तो यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस से लगभग 2 करोड़ बैरल्स रोज गुजरता है। तो दूसरी देश की बात करें तो इराक और कुवैत के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। तो यही कतर सबसे बड़ी नेचुरल गैस फैसिलिटी है, उसके पास भी कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है और ये पूरा निर्भर स्टेट ऑफ हॉर्मस पे करता है। अब आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोनेका ने अपने ट्विटर पे एक एआई जनरेटेड पोस्ट करके दुनिया को दिखाया और पूछा, हम रेगिस्तानी एरिया से भी ला करके अरेबियन ओशन में लोड कर सकते हैं। तो इनको एक नॉर्मल बात पता होना चाहिए कि एक सिंगल ऑयल टैंकर लगभग 20 लाख बैरल्स ऑयल एक बार लेके आती है। एक नॉर्मल ट्रक मात्र 200 बैरल्स ही ला सकती है। तो
और नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो एक शिप को रिप्लेस करने के लिए लगभग 1 लाख ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, जो नॉन स्टॉप चलाए जाएंगे तो पॉसिबल है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ना जाने कितनी ऐसी शिप गुजरती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन ये आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से पर डे 2 करोड़ बैरल्स गुजरती है। जब प्रोडक्शन फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऑयल फील्ड हीट हो जाते हैं, तो साथ ही रिफाइनरी डैमेज होते हैं तो डायरेक्ट सप्लाई कम हो जाती है। तो दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो शिप को वॉर जोन में घुसने से पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो इसी के साथ वॉर के समय इंश्योरेंस कंपनियां अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती है। और ये प्रीमियम बढ़ाए क्यों ना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ईरान को खुद नहीं पता कि हमारे माइंस कहाँ हैं। जब प्रीमियम बढ़ते हैं तो ऑयल महंगा होता है, जब ऑयल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में ऑयल की प्राइस पे कोई बढ़ोतरी नहीं दिखी है। इसको समझने के लिए हमें कंपनी को समझना होगा। इंडिया में कुछ ही कंपनी है, BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल। ये सरकारी कंपनी है, ये लगभग आपको हर रोड पे दिखाई देगी। तो ये सरकारी कंपनी है, तो ये सरकार ही डिसाइड करती है कि इसे किस रेट पे बेचना है। बट रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी चलाती है गुजरात के जामनगर में। रिलायंस अपना पेट्रोल, डीजल और ATF बेचता है, और ये सरकारी कंपनी नहीं है, तो ये खुद डिसाइड करते हैं कि किस रेट पे और किसको बेचना है। तो रिलायंस 67% प्रोडक्ट देश के बाहर सप्लाई करता है, 33% एयरलाइंस और फैक्ट्रीज को देता है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए उसने ऐलान किया है कि पर पर्सन 11 लीटर ही दे सकते हैं। और वो करे क्या, उनके पास भी ये बहुत कम है। और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है, ताकि ऑयल के प्राइसेस पे कंट्रोल रहे। इसे देखते हुए ऑयल मिनिस्टर ने खुद कहा कि इससे अपने टैक्स रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। वहीं हम अपने देश को और दूसरे देश से कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि असली गेम क्या है। तो अगर हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने अपने लिए इतनी बड़ी स्टोरेज बना रखी है कि ऐसी सिचुएशन आए तो वो लगभग 3 से 4 महीने तक वो आराम से चला सकती है। और हमारे देश में मात्र 25 दिन की कैपेसिटी है। यहीं हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वर्कर्स शहर छोड़ करके गाँव जा रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही है, LPG। आज के डेट में 300 के ऊपर में मिल रही है। गैस नहीं मिल रहा है, रूम पर बनाने के लिए भी गैस नहीं है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। LPG सिलेंडर ना मिलने के कारण वर्कर्स शहर से गांव जाना पड़ा। एक रिपोर्टर के अकॉर्डिंग उसने लगभग 130 माइग्रेंट वर्कर्स से बात करी और सबका प्रॉब्लम एक ही था, LPG सिलेंडर। एक लड़का 5 दिन तक सिलेंडर ढूंढते रहा और उसको सिलेंडर ना मिलने के कारण उसे गांव जाना पड़ा। इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद हो जाने के बाद 900 का सिलेंडर 3000 से 5000 में ब्लैक में बेची जा रही थी। तो हमें फ्यूचर में अगर शहरों में रहना होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होना होगा, और सरकार भी यही चाहती है। वो कह रही है कि आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करो, ताकि हमें दूसरे देश की डिपेंडेंसी पे ना रहना पड़े या कम कर सके। इसी से हमें ये पता चलता है कि मिडिल ईस्ट का वॉर हमारे किचन तक पहुंच सकती है। और ये मोरबी का फैक्ट्री या करनाल की राइस मिल या दिल्ली का रेस्टोरेंट